हम लोग बात अनुच्छेद 22 पे कर रहे थे और आज केवल इतनी ही बात बची है कि कौन से ऐसे एक्ट रहे हैं जो बड़े फेमस रहे हैं और प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्राधिकृत करते थे। AK गोपालन केस, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन इस पर आधारित मामला था और वो प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून किसने बनाया ये भी कई बार पूछते हैं। ठीक है, उसका नाम ही था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, वो 1950 में बना और 1969 तक अस्तित्व में रहा है। उसी एक्ट के अंतर्गत AK गोपालन को डिटेन किया गया था और AK गोपालन प्यूनिटिव डिटेंशन में नहीं थे, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन इसी में थे, निवारक निरोध इसी में थे। और आपको पहले ही बताया गया है कि डिटेंशन के कई प्रकारों में प्रिवेंटिव डिटेंशन इस प्रकार का डिटेंशन है जिसमें किसी काम को करने के आधार पर या आपके द्वारा किसी काम का किया जाना साबित होने पर आपको डिटेंशन में नहीं भेजा जाता, बल्कि आपको डिटेंशन में इसलिए रखा जाता है ताकि आप कुछ ऐसा जिसे पार्लियामेंट कानून बनाकर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के आधार के रूप में घोषित करती है। ठीक है, वैसा कोई काम न कर सको इसके लिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजा जाता है। और आपको बताया गया था कि जो स्टेट लिस्ट है, जो सेंट्रल लिस्ट है और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, उनमें इस प्रकार के प्रावधान हैं जिनके आधार पर विधायिकाएं, चाहे वे केंद्रीय हो और चाहे राज्य की विधायिकाएं, वे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना सकती हैं। और इसके साथ साथ जो संसद की, ठीक है, रेजिड्यूरी पावर है, उनकी जो अवशेषी शक्तियां हैं, उनके अंतर्गत भी निवारक निरोध संबंधी विधियां बनाई जा सकती हैं, क्योंकि अवशेषी शक्तियों का कॉन्सेप्ट जो है वही है कि जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है उन सारे विषयों को अवशेषी विषय माना जाएगा और अनुच्छेद 248 के अंतर्गत पार्लियामेंट को ऐसे विषयों पर विधायन की ताकत होगी। और अगर हम ये मान भी लें, जिसे मानने की कोई जरूरत नहीं, कि निवारक निरोध संबंधी जो विधियों को बनाने का विषय है वो तीनों सूचियों में नहीं, तो भी वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत पार्लियामेंट को प्राप्त है। और पार्लियामेंट अवशिष्ट शक्तियों पर विधायन की ताकत अनुच्छेद 248 से प्राप्त करती है। इसके संबंध में जो सूचियों में प्रविष्टि मिलती है वो कौन सी है, आपने याद तो रखा ही नहीं होगा, जबकि हमने बार बार कहा कि विभिन्न सूचियों में कुछ एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। तो समवर्ती सूची से संबंधित जो एंट्री है वो कौन सी है, यूनियन लिस्ट में 97th, यानी जो लास्ट एंट्री है, ठीक है, यूनियन लिस्ट में यानी सेंट्रल लिस्ट में, यानी सूची 1 में, उसमें 97th लास्ट एंट्री इस रूप में की गई है कि वो अवशेषी शक्तियों पर विधायन की ताकत पार्लियामेंट को देती है। यानी अनुच्छेद 248 सपठित प्रविष्टि संख्या 97 सेंट्रल लिस्ट, ये पार्लियामेंट को अवशिष्ट विषयों पर विधायन की ताकत ये देती है। इसके अलावा कहा गया था कि समवर्ती सूची
और यूनियन लिस्ट इसमें एंट्री नंबर 9, ठीक है, और समवर्ती सूची में एंट्री नंबर 3। यह भी पार्लियामेंट को काहे की निवारक निरोध संबंधी विधियां बनाने की ताकत दे रही, यानी पार्लियामेंट की जो ताकत है वो बढ़ी हुई है निवारक निरोध के संबंध में विधियां बनाने की। और इसीलिए पार्लियामेंट ने पहले कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 ये इनेक्ट किया था, जिसके अंतर्गत ए.के. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था। और चूंकि वो 1950 में बना, इतने बड़ा कठोर कानून था, ठीक है, उतने कठोर प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी लॉज आज की डेट पर नहीं बन रहे हैं। और यही हम कह रहे थे कि अगर जनजेड हिंदुस्तान में लागू हुआ या उन्होंने रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की तो सर्वाधिक नुकसान में वही रहेंगे जो जनजेड के रिवॉल्यूशन लाने पर खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें तब पता लगेगा कि सबसे ज्यादा इस देश के साथ जो बुरा किया वो तो आप ही ने किया है। 1950 में कौन प्रधानमंत्री था ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ठीक है, जो बड़े कठोर प्रावधानों वाला था, वो पार्लियामेंट से इनेक्ट हुआ और उसी के अंतर्गत ए.के. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। यह एक्ट कब तक रहा? 1969 तक। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के बिना शासन और सत्ता ये आप चला ही नहीं सके। 1969 50 में कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आता है, 26 जनवरी 1950, और 1950 में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बन जाता है, जो 1969 तक चला है। और 1969 के बाद 1971 में, ठीक है, मीसा जो सर्वाधिक, ठीक है, आपका ऐसा कुख्यात एक्ट कहा जाए तो वो रहा है मीसा 1971। और 1971 में कौन प्रधानमंत्री था ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1971 इसमें दोबारा मीसा ये इनेक्ट हुआ है और मीसा चला है 1977 तक। और उसके बाद एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो आज भी अस्तित्व में बना हुआ है, और तीनों एक्ट पार्लियामेंट द्वारा इनेक्टेड। और ये भी प्री में जब हमने एग्जाम दिए तो पूछा गया था कि ये एक्ट किसने इनेक्ट किया, और इसी बीच कोफेपो था 1974, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, ठीक है। ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को ऑथोराइज करने वाला एक्ट है और ये भी पार्लियामेंट ने बनाया है। इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, और शायद स्मगलिंग एक्टिविटीज ऐसे करके कुछ है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग के लिए एक और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया गया है जो स्वयं पार्लियामेंट का ही है। ये प्रमुख पार्लियामेंट के एक्ट हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को ऑथोराइज करते हैं, ठीक है। शनै शनै धीरे धीरे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी लॉ है उसमें अधिक सेफगार्ड रक्षोपाय ये शामिल किए गए। शुरुआती दौर में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जिसे पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था और जिसके अंतर्गत ए.के. गोपालन को रखा गया था,
प्रिवेंटिव डिटेंशन में वो बड़े कठोर प्रावधानों वाला था। मीसा में तो हद ही हो गई थी, ठीक है। मीसा में कितने कठोर प्रावधान थे, ये तो जब आपातकाल डिस्कस करेंगे तब पता लगेगा, ठीक है। फिलहाल तो थोड़ा जिक्र आया था कि मीसा में तो उन्होंने यह भी प्रावधान रखा था कि अगर निश्चित ग्राउंड पर किसी को डिटेन किया जाएगा तो क्या होगा, उसे गिरफ्तारी के आधार ये भी कम्युनिकेट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और ये किसमें, एके गोपालन के निर्वचन के आधार पर उन्होंने ऐसा किया था। एके गोपालन में जो अनुच्छेद 22(7) उसका इंटरप्रिटेशन किया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने, उसके आधार पर, ठीक है, मीसा इनेक्ट किया गया। और मीसा में तो हद ही कर दी, ठीक है। इस तो आप देखेंगे, लेकिन शनै शनै मीसा के बाद एनएसए आ रहा है, मीसा के बाद कोफेपोसा आ रहा है। तो मीसा से जो अनुभव मिला उसके आधार पर एनएसए और कोफेपोसा ये अधिनियम बनाए गए। इसलिए इनमें उतने हार्श प्रोविजन या उतने कठोर उपबंध नहीं दिए गए, ठीक। एनएसए कई बार आपसे यह पूछा जाता है कि किस एंट्री की ताकत के आधार पर बनाया था पार्लियामेंट ने, ठीक है। यह किस सूची द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर पार्लियामेंट ने बनाया था। तो माना यह जाता है कि संघ सूची और संवर्ती सूची इसके द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर एनएसए बनाया था। और एनएसए ऐसा कानून है जो आज भी प्रचलन में है। और एनएसए पहली बार बैलेंस तरीके से बनाया गया है। एनएसए में उन्होंने 6 ग्राउंड डिटेंशन के दिए, और सर्वाधिक जो आपसे पूछा जाता है एनएसए ही पूछा जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई एक्ट नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में जो पूछा जाए। 6 ग्राउंड, 6 आधार ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के उसमें दिए गए थे, जिनमें से लास्ट के जो 3 थे उनके आधार पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजने का हक स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा विशेषतः प्राधिकृत अधिकारी उसे भी था, ठीक है ना। और पहले 3 ग्राउंड उन पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके द्वारा विशेषतः प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, ठीक है, भेजने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट और उसे दिया गया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्थिति यह थी कि वो टोटल 6 ग्राउंड जो दिए गए थे सब पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज सकते थे, जबकि राज्य सरकार और उनके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर प्राधिकृत अधिकारी जो कि जिला मजिस्ट्रेट था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो 3 ग्राउंड पर ही भेज सकता था। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे 6 ग्राउंडों पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज सकते थे, ठीक है। जब राज्य सरकार को ऐसा लगने लगे कि किसी विशेष क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाना चाहिए कि वो एनएसए में वर्णित ग्राउंड्स के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज सके, तो वो स्पेशली इंपावर्ड कर सकते थे संबंधित क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, यह संबंधित क्षेत्र में आने वाले जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। और एक चीज ये भी यहीं पर आपको जान लेनी चाहिए कि जो पुलिस कमिश्नरियां बना दी जाती, जैसे वर्तमान में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है, ठीक है। गाजियाबाद को
कमिश्नरी बना दिया, लखनऊ को कमिश्नरी बना दिया। ठीक है, तो जहां पुलिस की कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर दी जाती है, वहां जो पुलिस का कमिश्नर होता है उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां मिल जाती हैं। इसी को कमिश्नरेट व्यवस्था ये कहा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्पेशली इंपावर्ड था, मीनिंग देयर बाय जहां कमिश्नरेट व्यवस्था थी वहां पुलिस कमिश्नर भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पेशली इंपावर्ड किए जाने के आधार पर अधिकृत हो सकता था कि वो किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज दे। और एनएसए में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजने के आधार थे वो कितने थे? 6। एक व्यक्ति के कार्य, भारत की सुरक्षा, डिफेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके लिए एक खतरे का काम ये कर रहा है। ठीक है, दूसरा फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, विदेशी राज्यों के साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वे प्रभावित हो सकते हैं किसी व्यक्ति के कार्यों से, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजा जा सकता था। तीसरा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा। ठीक है, भारत, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया ये अलग बात है। ठीक है, और भारत की सुरक्षा, डिफेंस बाहर की ताकतों के प्रति, ठीक है, उपयोग किए जाने वाला शब्द है, बाह्य आक्रमणों के प्रति उपयोग किए जाने वाला शब्द है प्रतिरक्षा। और सुरक्षा ये अपने जो रक्षोपाय हैं उनको मजबूत करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आंतरिक कारणों से जब भारत की सुरक्षा संकट में पड़ेगी तो उसे सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया के प्रति, ठीक है, एक खतरनाक काम ये माना जाएगा। इसके अलावा 3 ग्राउंड स्टेट के लिए थे, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट यानी राज्य की सुरक्षा यदि संकट में पड़ रही है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था ये भंग हो रही है आपके कामों से, या सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ठीक है, दोनों चीजें, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं या इसेंशियल कमोडिटीज। इसेंशियल सर्विसेज बिजली ये हो सकती है, ठीक है, रेल की सुविधा ये हो सकती है, पानी की सुविधा ये हो सकती है, इसेंशियल सर्विसेज एंड इसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, तो ये 6 ग्राउंड्स थे जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजा जा सकता है। और एनएसए एक ठीक बैलेंस अधिनियम है, क्यों? तब तक रुख बदल चुका है। हमने बार बार कहा है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा किसी ने, ठीक है, किसी न्यायालय ने की है, किसी विधायिका ने की है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, जब जनता खड़ी हुई है तभी हुई है, क्योंकि 1969 तक तो कुछ नहीं हुआ। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 ही चला, उसको 1971 में मीसा जैसा अधिनियम आ गया और 1977 तक वो चला। और 1977 जब देश का वातावरण बदल गया राजनीतिक, तब एनएसए आ रहा है और एनएसए एक बैलेंस अधिनियम है। ठीक है, एनएसए में कहा कि आप क्या करेंगे, 6 आधारों पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में व्यक्ति को भेज सकेंगे। लेकिन पहली चीज कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजना है, या पुलिस कमिश्नर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजना है, तो फिर वो राज्य की सरकार के द्वारा स्पेशली इंपावर्ड होने चाहिए, तभी भेज सकेंगे। प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं भेज, प्रत्येक पुलिस कमिश्नर नहीं भेज सकता। और अगर इन्होंने भेज भी दिया तो 12 दिन के अंदर इन्हें अप्रूवल प्राप्त करना होगा संबंधित राज्य सरकार से। और अगर 12 दिन में
संबंधित राज्य सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट को जिस दिन सूचना मिलेगी उसके 5 दिन के भीतर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सूचना देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंसीडर करेगी कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन ठीक तरीके से किया गया है या नहीं। और जहां तक हमें याद पड़ता है संभवतः 21 दिन, अगर नंबर बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना पूछा नहीं जाएगा, पूछा सिर्फ इतना ही जाता है, लेकिन विस्तार से हम बात बताए दे रहे हैं। शायद 21 दिन है, 21 दिन के भीतर जो स्टेट गवर्नमेंट थी, ठीक है, अगर डिटेनिंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अच्छा तीनों प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उनके द्वारा विशेष कर प्राधिकृत जो प्राधिकारी हैं वो सब भेज सकते हैं। तो 21 दिन के अंदर आपको एडवाइजरी बोर्ड इसके समक्ष मामले को रखना है और एडवाइजरी बोर्ड जो गठित होगा वो 3 ऐसे लोगों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं और उसका चेयरमैन उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश ये होगा, वो सारे मामले को कंसीडर करेगा, ठीक है। और आपका शायद 21 सप्ताह या मतलब लगभग 1.25 महीने बैठता है आके, ऐसे करके कुछ है, ठीक है, मतलब एक निश्चित समय सीमा के भीतर आप गूगल पर डालेंगे पता लग जाएगा, एक निश्चित समय सीमा के भीतर एडवाइजरी बोर्ड को अपनी ओपिनियन ये संबंधित सरकार को देनी थी और संबंधित सरकार अगर एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन पॉजिटिव आ रही है कि डिटेंशन ठीक किया गया तो ही डिटेंशन को आगे बढ़ा सकती थी, अदरवाइज डिटेंशन रिवोक होगा और संबंधित सरकार जिस समय चाहे डिटेंशन को रिवोक कर सकती थी। तो एक एनएसए, एक बैलेंस अधिनियम आया था काम, ठीक है। एनएसए की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ये काहे में चैलेंज हुई? एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये कहा गया कि एनएसए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। एनएसए को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, माना है। किसमें? एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें जो स्थिति थी उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह जरूर कहा कि इसमें जो शब्द उपयोग किए गए मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, इसेंशियल सर्विसेज और सप्लाई आवश्यक वस्तुओं, ये ऐसे टर्म हैं, ठीक है, जिनको निश्चित किया जाना जरूरी है क्योंकि आप जिस सर्विस को इसेंशियल मान रहे हैं हो सकता वो इसेंशियल ना हो, ठीक है, या आज की तिथि पर जो सर्विस इसेंशियल है आगे की तिथि पर वो सर्विस इसेंशियल न रहे, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी सर्विसेज इसेंशियल है। हालांकि एके रॉय में तर्क ये भी उठाए गए थे कि ये जो कहा है इस एक्ट में कि साहब जो है डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ये ऐसी शब्दावली है जो बड़ी अनिश्चित है और इतने अनिश्चित आधारों व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसे सीमित करने का हक संबंधित कार्यपालिका को नहीं मिलना चाहिए, ये संबंधित सरकार को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये तो कुछ भी कह देंगे कि ये चीज डिफेंस ऑफ इंडिया, ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट इनके प्रति खतरनाक है, इसलिए ये किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज देंगे। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये तर्क नहीं माना,
उन्होंने कहा ये शब्द ही ऐसे हैं जिनकी कोई परिभाषा देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी काम किसी भी समय भारत की सुरक्षा या एकता और अखंडता, इसके लिए खतरा बन सकता है। कोई भी काम बन सकता है। तो जब प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजा जाएगा तब यह देखा जाएगा कि जिस काम के संबंध में यह आरोप लगा है वो काम क्या वाकई डिफेंस ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इन सब के लिए या लोक व्यवस्था के लिए कोई खतरा हो भी सकता था या नहीं हो सकता था। ठीक है, पर्टिकुलर काम को देखा जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जिसे मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना करने पर पुरानी आईपीसी में आपको आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। ठीक है, और आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती, मतलब 2 साल भी दी जा सकती, 3 साल भी दी जा सकती। और वहां मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना करने का जो अपराध था, जो धारा 467 इसमें दंडनीय था, उसमें सजा तो आजीवन कारावास थी, लेकिन विचारणा ये किसके द्वारा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की दंड देने की शक्ति कितनी है? 3 वर्ष। जुर्माना कितना लगा सकता है? 50,000 रुपए, और 50,000 भी अभी हुआ। ठीक है, विचारण वो करेगा। सजा कितनी मिल सकती है? आजीवन कारावास। अब कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विचारण कर रहा है और उसे लगता है कि सजा इतनी मिलनी चाहिए जो देना उसके बस में नहीं है। ठीक है, तो आगे प्रोविजन थे सीआरपीसी में, और अब वो प्रोविजन बीएनएसएस में है। सीआरपीसी में 325 होती थी, जब पर्याप्त कठोर दंडादेश न्यायालय पारित नहीं कर सकता तो वो सीजेएम या एसीजेएम, ठीक है, इनको कमिट कर सकता था। और सीजेएम यदि ये भी नहीं दे सकते थे, उन्हें भी लगता कि नहीं और ज्यादा मिलनी चाहिए, तो वे भी कमिट कर सकते थे कहां? सेशन को। और सेशन की दंड देने की शक्ति, इस पर कोई प्रतिबंध है नहीं। ठीक है ना? तो ठीक बात है कि सजा आजीवन कारावास तक मिल सकती है, लेकिन जिस मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना की गई वो स्वयं में कितनी मूल्यवान है। आपने राफेल से संबंधित जो गोपनीय डॉक्यूमेंट थे उन्हीं को फर्जी बना लिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें आपको आजीवन कारावास मिलना ही चाहिए, और आपने सामान्य, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट फर्जी बना ली। ठीक है, तो ये एक ऐसी गलती है जो इतनी कॉमन है, जिसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना के लिए आजीवन कारावास, ये एक बात हुई। लेकिन कब मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना के लिए आजीवन कारावास और कब 3 साल की सजा मिलेगी, यह विवेकाधिकार न्यायालय में होना, ये युक्ति संगत बात है। तो कोर्ट ने ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एनएसए के संबंध में यही बात कही कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, लोक व्यवस्था का संचालन, भारत की प्रतिरक्षा, ये शब्द अनिश्चित जरूर हैं, ठीक है, बड़े विस्तृत जरूर हैं, और किसी भी गतिविधि को इनके अंतर्गत लाया जा सकता है, यह बात ठीक है। लेकिन इन शब्दों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये शब्द है ही ऐसे, ये विस्तृत रहेंगे ही, क्योंकि छोटे से छोटा काम भी ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है कि भारत के सुरक्षा या भारत के विदेशी राज्यों से संबंधों को संकट ये पैदा हो जाए, छोटे से छोटा काम। इसलिए ये एडवाइजरी बोर्ड और न्यायालयों पर छोड़ देना उचित होगा कि वे परीक्षण करें कि वो व्यक्ति जिसे निवारक निरोध में रखा गया है
उसे उन कामों के आधार पर भारत की सुरक्षा के लिए उसके कामों को खतरनाक मानते हुए निवारक निरोध में रखा जाना उचित था या नहीं। हाँ, उन्होंने कहा यह बात ठीक है आपकी कि जो मेंटेनेंस ऑफ इसेंशियल सर्विसेज है, यह सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज है, इसके संबंध में गवर्नमेंट जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी करके, कोई घोषणा करके या कोई कानून बनाकर स्पेसिफिकली ये नहीं बताती कि ये वो सर्विसेज हैं या ये वो कमोडिटीज हैं जो इसेंशियल मानी जाएंगी और इनकी आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करने की दशा में आपको निवारक निरोध में रखा जाएगा, क्योंकि कोई भी सर्विस जो डिटेनिंग अथॉरिटी है उसकी नजर में इसेंशियल हो सकती है, हो सकता वो इसेंशियल न हो। तो उन्होंने इस एक्ट को पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पाया था। हालांकि एक आपत्ति यह भी उठी कि जो डिटेनिंग अथॉरिटी है उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर तक, ठीक है, लाया गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर इतने बड़े प्राधिकारी नहीं है कि जिनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने की शक्ति इस हद तक निहित कर दिया जाना उचित हो। ठीक है, वे इतने उच्चाधिकारी नहीं है, क्योंकि विवेक का अधिकार, ठीक है, उच्चाधिकारी में निहित है। ठीक है, तो उसे निरंकुशता नहीं कहा जा सकता, ऐसा अर्थान्वयन अनुच्छेद 14 पढ़ते समय आया है। यह कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है, तो विवेक का अधिकार ये तो देना ही पड़ेगा किन्हें, प्राधिकारियों को। लेकिन यह भी अनुभव करना पड़ेगा कि जहां विवेक का अधिकार है वहां मनमानेपन की संभावना है। ठीक है, क्योंकि विवेक का अधिकार आपको चुनने की स्वतंत्रता देता है। आप ये भी चुन सकते हैं, आप ये भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो इस चुनने की स्वतंत्रता का ठीक उपयोग हो, इसके लिए यह जरूरी है कि चुनने का हक किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो अपने में इतना बैलेंस हो कि कभी गलत चुने ही ना। और चूंकि ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी पाना कठिन है, इसलिए राइट टू डिस्क्रिप्शन या विवेक का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। और अगर दिया गया है तो यह मनमानेपन को पैदा कर सकता है, इसलिए विवेक का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। कानूनों के माध्यम से ऐसा कुछ लोगों का तर्क आया था, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते समय काउंटर किया था और यह कहा था कि नहीं, लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण विवेक का अधिकार यह देना पड़ेगा। अगर विवेक का अधिकार उच्च अधिकारियों में है या न्यायालयों में निहित किया गया है तो इस बात की संभावना लगभग नहीं होती है कि आपका विवेक के अधिकार का दुरुपयोग हो, अर्थात विवेक का अधिकार मनमानापन आवश्यक रूप से पैदा करेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था, उच्च प्राधिकारियों ने अगर निहित किया, एनएसए में डिटेनिंग अथॉरिटी के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर, इनको भी मान्य किया गया था। इसलिए यह कहा गया कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर ये भी व्यक्ति के स्वातंत्र पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी बना दिए जाएंगे कानून के माध्यम से, तो इन्हें इतना उच्च प्राधिकारी नहीं कहा जा सकता कि जिनके बारे में यह माना जाए कि ये हमेशा ठीक निर्णय लेंगे। इसलिए इनको, क्योंकि इसमें डिटेनिंग अथॉरिटी बनाया गया है, इसलिए इस कानून को असंवैधानिक माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मनमानेपन की गुंजाइश है और मनमानेपन की गुंजाइश होने के कारण से अनुच्छेद 14 के विरोध में है। ठीक है ना। एक तर्क यह भी दिया गया और यही बताते चले, एनएसए में व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ने की व्यवस्था, यह भी संबंधित सरकार को
ठीक है, अधिकार के माध्यम से दी गई थी। और इससे एक बात और तय हो जाती है कि जब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा तो आपसे हमने कहा था कि बेल आपको नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जमानत प्यूनिटिव डिटेंशन में मिलती है, लेकिन पैरोल पर छोड़ने की व्यवस्था, यानी संबंधित सरकार आपको छोड़कर देख सकती है कि आपके काम कैसे हैं, पैरोल पर छोड़ने की व्यवस्था की जा सकती है, जो कि संबंधित अधिनियम एनएसए में है भी। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और समझ रहे हैं कि अगर आपने उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती दी है तो आपको बेल भी मिल सकती है, क्योंकि तब आप अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन की शिकायत कर रहे होंगे और अनुच्छेद 32 या 226 के जुडिक्शन का उपयोग कर रहे होंगे। और अनुच्छेद 32 या 226 का जुडिक्शन जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उपयोग करेंगे तब वे कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश, ठीक है ना, और कोई रिट जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं जारी करने के लिए सक्षम है, और कोई भी आदेश इस शब्दावली के अंतर्गत बेल भी आती है। लेकिन जब तक आप वहां नहीं पहुंचे हैं, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, तब तक नॉर्मल कोर्स में जैसे गिरफ्तारी होने पर बेल का अधिकार आपको होता है, ऐसे बेल का अधिकार प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में नहीं होता। ठीक है ना, तो एक तर्क यह पकड़ा गया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, जहां पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, वहां एसपी तो नहीं कहना चाहिए, पुलिस कमिश्नर, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजने के लिए अधिकृत हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि यहां विवेक का अधिकार हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या हर पुलिस कमिश्नर को नहीं मिला, बल्कि राज्य सरकार जब स्पेशली इंपावर करेगी तब यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर को आएगा, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकार के दुरुपयोग की कोई संभावना है, तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार अगर स्पेशली इंपावर करेगी तो कुछ सोच समझ कर करेगी ना। और अगर इंपावर कर भी दिया और इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख भी दिया आदमी, तो भी तो सिक्योरिटी मेजर दिए, 12 दिन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करे, अदरवाइज इनके द्वारा किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर शून्य हो जाएगा। तो 12 दिन ऐसी गंभीर अवधि नहीं है जिसके लिए इस एक्ट को शून्य किया जाए। ठीक है, तीसरी बात, इनके द्वारा अगर किया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट को यह सूचना भेजेंगे और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचना भेजेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कंसीडर करेगी। तो ये जो सिक्योरिटी मेजर्स इसमें लिए गए हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि एनएसए एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है इस आधार पर। कोफे कोसा, ये नाम से ही स्पष्ट है, कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इनको भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक माना गया, क्योंकि भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इसको ये नुकसान पहुंचाती है। और ये भी संसद का एक्ट है। इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस अमृतलाल प्राजीवन दास, इस मुकदमे में चैलेंज किया गया था इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, कोफे कोसा की। ठीक है, एनएसए को एके राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और कोफे कोसा को जो चैलेंज मिला वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस अमृतलाल प्राजीवन दास, इस मुकदमे में चुनौती मिली और इस मुकदमे में कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इस एक्ट को पाया।
और ये कहा कि संसद को इसे अधिनियमित करने की पूर्ण शक्ति है। और इस मुकदमे में यह भी कहा उन्होंने, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बार हम ये इन्वेस्टिगेट इंक्वायर करेंगे कि मामला स्टेट लिस्ट में तो नहीं आता, और अगर एक बार ये पता लग गया कि स्टेट लिस्ट में नहीं आता तो फिर आगे इंक्वायर करना ये कोई महत्व की बात नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट लिस्ट में नहीं आता फिर सेंट्रल लिस्ट या आपका कंक्यूरेंट लिस्ट या अवशिष्ट विषय, इसके ही अंतर्गत विषय आ ही जाएगा। ठीक है, अगर कंक्यूरेंट लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट उसमें भी नहीं आया तो ठीक अवशेषी शक्तियों में आ जाएगा। तो एक बार सिर्फ इतना ही देखना है कि राज्य सूची के विषयों में तो नहीं आ रहा, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर संसद को विधान की शक्ति नहीं है। एक बार हमने ये पा लिया कि राज्य सूची के विषय पर नहीं है, बस उसके बाद आगे इंक्वायर करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, वो एकेडमिक बहस का विषय हो सकता है कि विषय सेंट्रल लिस्ट में आ रहा, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में आ रहा या फिर अवशिष्ट विषयों में जा रहा, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है तीनों पर संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो रहा है। इसलिए उन्होंने कोफे पोसा को भी कॉन्स्टिट्यूशनल पाया था। तीसरा एक्ट संसद ने बनाया है ब्लैक मार्केटिंग, इसको रोकने के लिए। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड कुछ और भी है, इसेंशियल सप्लाईज एक्ट ऐसे करके कुछ है। ठीक है, ये 3 एक्ट आज की डेट पर सेंट्रल की ओर से काम कर रहे हैं। एक आध कोई और बन गया हो तो पता नहीं, आप डाल के देखिए, बता देगा वो कि सेंट्रल के कितने एक्ट हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन प्राधिकृत कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों ने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी लॉज बनाए हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या व्यक्ति का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसे केवल तब चुनौती दी जा सकती है जब एडवाइजरी बोर्ड मामला कंसीडर कर ले। ठीक है, और ये पाए कि व्यक्ति को निरोध में रखे जाने का आधार है, और व्यक्ति का यह कहना हो कि हमें निवारक निरोध में रखे जाने का कोई आधार नहीं है। यानी व्यक्ति की जो मांग है और जो आपका एडवाइजरी बोर्ड का निष्कर्ष है, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में हो। क्या केवल तभी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ठीक है गलत ढंग से बाधित किए जाने के आधार पर हाइबियस कॉर्पस की रिट के लिए अनुच्छेद 32 या 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है, या इसके अलावा भी कोई चाह रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती दी जा सकती है। हमने शुरुआत जब की थी तब हमने कहा था कि सामान्यतः ठीक है प्राइमरली जनरली ऐसा होता है कि जब किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है तो वो अनुच्छेद 21 या 22 इसके वायलेशन के आधार पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट ये जारी करने की याचना न्यायालयों से करता है। लेकिन एक सामान्य बात है, इसके कारण से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं होती। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां हैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन के मामले में, वो कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश और कोई भी रिट जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं, इन्हें जारी करने तक विस्तृत है। और आपसे कहा गया था कि अगर एक्सेप्शनल मामले हैं तो मैंडेमस सहित कोई भी रिट जारी हो सकती है और कोई भी आदेश यह किया जा सकता है, कोई भी निर्देश यह दिया जा सकता है। इससे उनकी शक्तियां बाधित नहीं होती।
अब तो यह भी कहा गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजने संबंधी जो आदेश किया गया है उसका कोई आधार नहीं, हमारे खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून के अंतर्गत हमें निवारक निरोध में रखे जाने का आधार यह उत्पन्न करता है। इसके बाद भी आपने हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज दिया, ठीक है, या हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजने का आदेश जारी कर दिया। अभी आप मेरी अरेस्टिंग नहीं कर पाए, क्योंकि अरेस्टिंग का होना ये सेकंड स्टेप है, पहले तो आदेश होगा ना प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने का, और वो संबंधित प्राधिकारी करेगा। उस आदेश के आधार पर हमें गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। और फिर चूंकि हम प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी लॉज के आधार पर गिरफ्तार हुए तो 22(1), 22(2) की जरूरत आई नहीं, ठीक है। यानी संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर ले जाने की कोई जरूरत आई नहीं। हमें अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा कराने का हक नहीं है, ठीक है, क्योंकि 22(3) कह देता है कि उपरोक्त अधिकार नहीं होंगे किसी विदेशी शत्रु को और उस व्यक्ति को जो निवारक निरोध संबंधी विधि के अंतर्गत निरुद्ध किया गया या केवल निरुद्ध किया गया है, ठीक है ना। तो मेरा मामला उससे अलग हो गया, लेकिन अरेस्टिंग तो होगी। अरेस्टिंग के बाद जो हक 22(1), 22(2) देता है वो नहीं मिलेगा, बट अरेस्टिंग तो होगी, और अरेस्टिंग सेकंड स्टेप है। अब आपने चूंकि हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कोई आधार ही नहीं था, और आफ्टर दैट आपने हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजने का आदेश पारित कर दिया, और हम अरेस्ट नहीं हुए बाई चांस, तो इस बात की आवश्यकता नहीं है कि पहले हम सरेंडर हो, पहले हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में जाएं, फिर हम चैलेंज करेंगे। यहां हम मैंडेमस के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, यहां हम मैंडेमस के लिए भी जा सकते हैं कि संबंधित प्राधिकारी को परमादेश दे दिया जाए कि वो हमें गिरफ्तार न करें ऐसे अवैध आदेश के अनुसरण में। यानी सामान्यतः स्थिति यह है कि आप हेबियस कॉर्पस इसी में जाएंगे, पहले आप सरेंडर करेंगे, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं, एक्सेप्शनल केसेस में जो अन्य प्रकार की रिटें, आदेश और निर्देश हैं ये भी जारी किए जा सकते हैं, और इसके लिए किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसके सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है, ठीक है। हमने आपसे कई बार कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा कानून है जो एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए, ठीक है, उपयोग में आने वाले सिद्धांतों को अपने अध्ययन की विषय वस्तु मानता है। हमने आपसे कहा था कि चूंकि सोशल वेलफेयर स्टेट है, और सोशल वेलफेयर स्टेट में राज्य का जो कार्यकारी अंग है उसे अधिक शक्तियां देनी ही होंगी, उसे विवेक के अधिकार भी देने ही होंगे। जहां वो पिछड़ापन देखे वहां अस्पताल बनाए, ठीक है, विवेक का अधिकार, जहां पिछड़ापन देखे, इसे दिए बिना काम नहीं चलने वाला। हम कानून बनाकर नहीं बता सकते हर चीज, तो जो सोशल वेलफेयर स्टेट है इसके कारण से कार्यकारी अंग को अधिक काम करने की स्वतंत्रता अर्थात विवेक का अधिकार देना पड़ेगा। और यह भी तय है जब किसी को कोई अधिकार मिलेगा और विशेषकर विवेक का अधिकार, तो वो मनमानापन करेगा। हम विवेक का अधिकार भी उसे दें और मनमानापन भी रोक दें, इसी या ऐसे ही उपायों की खोज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जन्म होता है, क्योंकि विवेक का अधिकार तो देना ही होगा, उसे दिए बिना काम नहीं चलेगा, और वो दिया तो मनमानापन होगा। तो मनमानापन न हो और विवेक का अधिकार भी चलता रहे, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और उसके सिद्धांत काम करते हैं। और हमने आपसे कहा था कि चूंकि वर्ल्ड वाइड ये समस्या है,
आज लोक कल्याणकारी राज्य दुनिया में सब जगह पर है। इसलिए दुनिया की यह समस्या है कि विवेक का अधिकार देते हुए प्रशासन को कंट्रोल में कैसे रखा जाए, और इसके लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से लोकायुक्त की नियुक्ति, लोकपाल की नियुक्ति, यह भी एक तरीका है। उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, यह भी एक तरीका है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है हम गलत करें, लेकिन हमने गलत किया ये किसी को पता ना लगे। तो सरकार से राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत उसके कृत्यों का औचित्य पूछने की स्वतंत्रता अगर नागरिकों को मिल जाए तो गलत काम करने से सरकार रुकेगी। इसलिए आरटीआई, ये राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत पढ़ा जाता है। लोकपाल, ये लोकायुक्त, नो डाउट किसी को दंड नहीं दे पाएंगे क्योंकि दंड देने का हक न्यायालय में है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आपके जीवन में ऐसी प्रतिष्ठा होती है कि वो आपको गलत न कहें, इसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आप कहा करते हैं कि हमारे इस टीचर को यह बात ना पता लगे, क्योंकि वो आपका कुछ नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, लेकिन उसके सामने आप बेइज्जत होना ये पसंद नहीं करते। ठीक है, ये सामान्य जीवन का जो सिद्धांत है यही राष्ट्रीय जीवन में उपयोग किया जाता है। लोकपाल या लोकायुक्त जहां नियुक्त हो जाता है उसे सिर्फ इतना कहने का हक होता है कि सरकार का अमुक काम गलत है, बस बात खत्म, कर कुछ नहीं सकता वो। ठीक है, गलत के प्रति कोई अनुतोष नहीं दे सकता क्योंकि अनुतोष देने का काम न्यायालय का है। लेकिन लोकायुक्त जहां भी नियुक्त है, अगर वो ये कह देंगे कि अमुक काम सरकार का गलत है, तो सरकार के लिए अपनी जो अप्रतिष्ठा है, अपनी जो फजीयत है, उसे बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार कंट्रोल में रहती है लोकायुक्त अगर नियुक्त होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यह भी कहता है कि न्यायिक पुनरीक्षण यह भी सरकार को कंट्रोल में रखने का तरीका है, और जो रिट जुडिक्शन है इसका उपयोग भी सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार की रिटें जारी करके भी सरकार को कंट्रोल में रखा जाता है, और प्रमुख रूप से सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए जो रिटें उपयोग होती हैं वे हैं उत्प्रेषण और प्रतिषेध, सर्चेरियो और प्रोबिशन। लेकिन मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस ये उपयोग नहीं की जाएंगी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। और चूंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, ये जुडिशियल एक्ट नहीं है। जुडिशियल एक्ट कौन सा? प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है, दांडिक निरोध, ये है जुडिशियल एक्ट। इसलिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को ये जांच करने का हक नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजना उचित है अथवा अनुचित। इवन किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एक भी मुकदमा नहीं है तो भी उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजना उचित हो सकता है। ठीक है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई, लेकिन उसके काम ऐसे हैं जिनसे गड़बड़ हो सकती है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको तब भी भेजा जा सकता है जबकि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजने का जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, वो डिटेनिंग अथॉरिटी का है, और डिटेनिंग अथॉरिटी न्यायालय नहीं है। ठीक है, डिटेनिंग अथॉरिटी कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और डिटेनिंग अथॉरिटी अगर ये मानती है कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजना उचित है, ठीक है, तो ये सेटिस्फेक्शन डिटेनिंग अथॉरिटी का होना चाहिए। अर्थात यहां सब्जेक्ट सेटिस्फेक्शन कैसा है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है।
और हमने आपको सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन या सब्जेक्टिव एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, इसके बीच अंतर एक नहीं सैकड़ों बार बताया कि सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन व्यक्ति का संतोष है या व्यक्ति का समाधान है वस्तु के बारे में, और ऑब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, ठीक है, समाज का समाधान है व्यक्ति या वस्तु के बारे में। यानी सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे गुलाब का फूल खूबसूरत न लगता हो, ठीक है, एक व्यक्ति एक को सुंदर लग सकता है, वो दूसरे को सुंदर नहीं लगता, तो उसका सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है संबंधित व्यक्ति के बारे में कि वो सुंदर है। लेकिन सुंदरता के कुछ ऐसे मानदंड भी हैं जो किसी व्यक्ति में होने पर सबको वो सुंदर लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे विश्लेषण जो प्रत्येक व्यक्ति के वस्तु या व्यक्ति के बारे में एक जैसे होंगे, उन विश्लेषणों को ऑब्जेक्टिव विश्लेषण कहा जाता है। जैसे चोरी, इसे कोई ठीक नहीं मान सकता, ठीक है ना, चोरी कोई ठीक नहीं मान सकता, ठीक है। तो चोरी के संबंध में ऑब्जेक्टिव विश्लेषण यह है कि यह गलत है, और सब्जेक्टिव व्यक्ति का विश्लेषण है। तो डिटेनिंग अथॉरिटी जब सब्जेक्टिवली सेटिस्फाइड है, यानी डिटेनिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि इन्हें डिटेन करना जरूरी है, तो भले ही अन्य लोगों को ऐसा न लगता हो कि इन्हें डिटेन करना जरूरी है, तो भी डिटेन किया जाएगा, क्योंकि वहां सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन डिटेनिंग अथॉरिटी का है, ऑब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सिद्धांतों के मुताबिक कोर्ट ने एक सिद्धांत विकसित किया है, और वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स के बारे में है। निवारक निरोध में व्यक्ति को भेजना क्या है? प्रशासनिक कृत्य है, और किसी भी प्रशासनिक कृत्य की, किसी भी इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी भी प्रशासनिक कृत्य की वैधता कुछ आधारों पर, ठीक है, चैलेंज की जा सकती है। जैसे ठीक है, सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है आपका, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि जिसमें कोई युक्ति संगत मनुष्य ये नहीं मानेगा कि जो आप कह रहे हो ऐसा भी हो सकता है, कोई मानेगा ही नहीं। यही बात कही थी किसमें? आपका एसआर-बोमई में, ठीक है, जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि राज्यों में आपातकाल लागू करने का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ठीक है, अनुच्छेद 74 या 75 उसकी लाइट में हम ये नहीं पूछ सकते कि राष्ट्रपति को उनके मंत्रिमंडल ने क्या राय दी, लेकिन हम ये जान सकते हैं, ठीक है, कि जिन आधारों पर राय आधारित थी, जैसे आप नहाते नहीं हो, आप जमीन में लेटे रहते हो, आप गंदे कपड़े पहनते हो, ठीक है, आप कोई युक्ति संगत बात नहीं मानते हो, इन सब तथ्यों का निष्कर्ष यह है कि आप मूर्ख हो या पागल हो, ठीक है ना। तो आप मूर्ख या पागल हो, यह किन तथ्यों के आधार पर मेरे द्वारा निष्कर्षित किया गया है, ठीक है, यह बात अगर कोई पूछ रहा है तो हम बताएंगे कि ये करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पागल है, ये मूर्ख है। तो उच्चतम न्यायालय ने यही कहा था कि आप वो आधार, जिनके आधार पर आपने ये निष्कर्ष निकाला है कि किसी भी राज्य का शासन तंत्र संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकता, वे आधार हमारे सामने रखिए। हम ये नहीं पूछ रहे कि आपने राय क्या दी, आपकी राय कुछ भी, ठीक है, ये सब होने के बाद भी किसी की राय ये हो सकती कि पागल नहीं है, इसे गंदगी में रहना पसंद है,
ठीक है ना। किसी की राय ये हो सकती है और किसी की राय ये हो सकती है कि पागल है। तो राय क्या है ये हम नहीं पूछ रहे, राय के आधार बताइए, और आधार देखकर अगर निष्कर्ष ये है कि इन आधारों पर कोई भी व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि संबंधित व्यक्ति पागल है या मूर्ख है। अगर यह निष्कर्ष निकला कि कुछ लोग मान सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानेंगे, ठीक है, तो आपका काम ठीक, क्योंकि यह काम करने का हक आपको दिया गया सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के आधार पर। और कुछ लोग मान सकते हैं इन आधारों पर कि पागल है, तो कुछ लोगों में आप भी हो सकता है, आपका काम वायलेट, हम आगे कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर एक भी नहीं मान सकता तो फिर कैसे कहा जाए कि आपने खुद में निहित सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन का, व्यक्तिनिष्ठ समाधान का सही उपयोग किया। फिर तो यह माना जाएगा कि आपने कलरेबल एक्सरसाइज, ठीक है, छद्म उपयोग स्वयं में निहित शक्ति का किया है। और फिर हम मैंडेमस जारी करेंगे या एप्रोप्रिएट रिट या आदेश निर्देश जारी करेंगे, ठीक है ना। सामान्य तौर पर नहीं, कोई तो हो, कोई तो या मेलाफाइड दुराशय, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट को चैलेंज करने का ग्राउंड होता है। दुराशय यानी जैसे ट्रांसफर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर दुराशय के साथ किया गया है तब चैलेंज होगा। यानी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बदतमीजी करना चाहते थे और हमने नहीं करने दी, इसलिए आप मेरा ट्रांसफर कर रहे हो, अब चैलेंज होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मेलाफाइडली किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया, मेलाफाइडली जैसे एक मामले में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजा गया, उसका कहना यह है कि इन्होंने हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसलिए भेजा ताकि मेरी गैस एजेंसी चली जाए और इनके रिश्तेदार को मिल जाए, तो मेलाफाइड है, दुराशय पूर्वक रखा गया है। ऐसा कोई मामला बन रहा है या ये हमसे चिढ़ते हैं इसलिए इन्होंने हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन भेज दिया, इनफैक्ट ऐसा कोई आधार ही नहीं, तो फिर न्यायालय हैबियस कॉर्पस की रिट के अलावा भी अन्य तरीकों से इसको, ठीक है, क्वेश कर सकते हैं और इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल के आधार पर, दुराशय के आधार पर चुनौती मिल सकती है, ठीक है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया ही नहीं, आपने जैसे एक मामले में बंगाल ने एक्ट बनाया कि अगर पुलिस ने सिफारिश कर दी है कि अमुक व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन भेजा जाना चाहिए तो भेज देंगे, जबकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ क्या कहता है, डिटेनिंग अथॉरिटी का समाधान होना चाहिए। डिटेनिंग अथॉरिटी किसी अन्य के समाधान के आधार पर काम करेगी नहीं, पुलिस को ऐसा लगता है, तो नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, या जो मटेरियल फैक्ट थे वो रखे ही नहीं गए सामने। जैसे एक मामले में क्या हुआ, एक व्यक्ति जेल में था, ठीक है, ये बात डिटेनिंग अथॉरिटी को बताई नहीं है, ठीक है, कि इन आरोपों पर इस व्यक्ति का न्यायालय द्वारा विचारण चल रहा है और उन्हीं आरोपों के आधार पर उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजा गया। तो अगर यह बात बताई जाती है तो हो सकता है डिटेनिंग अथॉरिटी ये सोचती कि पहले इन आरोपों की सत्यता न्यायालय में सिद्ध हो जाने दो, तब देखेंगे, या वो ये सोचते कि जब इन आरोपों के आधार पर विचारण चल ही रहा है तो डिटेंशन की कोई जरूरत नहीं। तो आप जो मटेरियल सारभूत तथ्य हो सकते थे प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में निर्णय लेने के लिए, वो भी आपने सामने नहीं रखे। तो ये जो आधार किसी भी प्रशासनिक निर्णय को, ये सारे आधार हर प्रशासनिक निर्णय को चैलेंज करने के लिए मौजूद रहते हैं। दुराशय, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इररिलेवेंट, असंगत आधारों पर आदेश का पारित किया जाना, सुसंगत आधारों का सामने न रखा जाना, शक्ति का दुरुपयोग, ठीक है ना, ये ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर किसी भी प्रशासनिक निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। तो इन आधारों पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रशासनिक निर्णय को भी चुनौती मिल सकती है, और यदि इन आधारों पर दी गई
तो हैबियस कॉर्पस की जो रिट है उससे अन्यथा भी रिट आदेश या निर्देश ये जारी किए जाते हैं। और बस एक बात और रह गई जो बता दें कि आपको मालूम है कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय हर मामले की अपील सुन सकता है। ठीक है, केवल सैन्य अधिकरण वहां रोके गए हैं, बाकी लगभग सभी अथॉरिटीज वहां कवर है। अब मान लीजिए आपने अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन को अनुच्छेद 226 में चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन खत्म कर दिया, स्टेट सुप्रीम कोर्ट चली गई। ठीक है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन चूंकि खत्म हो गया तो आप बाहर आ जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय गलत पाया। ठीक है, और निर्णय देने में सुप्रीम कोर्ट को 1 साल लग गया। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट खाली थोड़ी बैठा कि तुम अपील में चले जाओगे और निर्णय हो ही जाएगा। तो क्या जो रिमेनिंग पार्ट बचा प्रिवेंटिव डिटेंशन का, उसके लिए आपको दोबारा जेल जाना होगा या नहीं? ठीक है, तो यह कहा है कि चूंकि यह प्यूनिटिव डिटेंशन नहीं है, इसलिए जिस समय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उस समय की स्थितियां देखेंगे कि क्या आज भी वो खतरा मौजूद है जिसकी वजह से आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजने की बात की थी। यदि हां तो आप जाएंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है। ठीक है, प्यूनिटिव मामला नहीं है, प्रिवेंटिव है। ठीक है, और आगे के लिए उस निर्णय में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाएंगे वो विधिक जगत का मार्गदर्शन करेंगे। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है, उसे कब कब चुनौती मिल सकती है, क्या क्या स्थिति है, और प्रमुख प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून कौन से, ये सारी बात कंप्लीट हुई। कल हम लोग 21A और अगर समय रहा और मौका मिला तो हम कल 23 और 24 भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि परसों से हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर बात कर पाए।